जय जोहार, जय हिंद। हम लोग देखेंगे नवंबर का करंट अफेयर। अभी नवंबर में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इवेंट में जो अभी चल रहा है वो है COP30। हर जगह पे आप सुन रहे होगे COP30, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30। कहाँ पे हो रहा है ये देखेंगे हम लोग, ब्राज़ील में हो रहा है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है 150वां जो जयंती मना रहे हैं हम, किसका? भगवान बिरसा मुंडा का। कब मना रहे हैं? आज ही मना रहे हैं, ठीक है ना, आज ही मना रहे हैं। और आज की इसलिए मना रहे हैं तो क्या एक सिग्निफिकेंट दिन है, क्यों? झारखंड का इस दिन पे हम लोग बनाए भी थे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जी को और क्या बोलते हैं? धरती आबा बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि बिरसा मुंडा को ना धरती आबा किसे कहते हैं? तो बिरसा मुंडा जी को, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं MCQ फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन, डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ष का शब्द, वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, जो इंटरनेट स्लैंग्स और डिजिटल युवा संस्कृति को प्रभाव को दर्शाता है। तो ये जो वर्ड है वो जेनजी लोग के लिए, जेनजी और अल्फ़ा लोग निकाले हैं, ठीक है। उस वर्ड को क्या किया गया है? ईयर ऑफ द वर्ड चुना गया है। तो कौन सा है? फ्लैक्स नहीं, फोमो, फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, नहीं ये भी नहीं है। रीज नहीं है। कौन सा है ये? 67 नहीं है। इसको बोला जाता है क्या? 67। जबकि ये जो जनरेशन वाला है ना, अल्फ़ा बीटा जेड जनरेशन, हम लोग भले ही बोल देते हैं जेनजी बोल देते हैं, लेकिन ये जेनजी जो भी शब्द है वो हमारे लिए तो हम लोग अपने डेली लाइफ में बोल दे रहे हैं, लेकिन ये जो शब्द है प्रभाव कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यूरोप से और अमेरिका से। तो अमेरिका के जो युवक हैं, युवतियां हैं, जो इंटरनेट में आए हैं और उतना टाइम जो पहली बार से इंटरनेट में है, तो उसको जेनजी बोला जाता है। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग भी बोल देते हैं कि हाँ, उतना टाइम में जो बर्थ मना रहे हैं 1997 के बाद वाले, वो जेनजी हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले वाले मिलेनियम बोलते हैं। तो ये जो नॉमनक्लेचर है भी वो अपना इंडिया का तो नहीं है, लेकिन यूरोप, अब दुनिया क्या हो गया, इंटरनेट के माध्यम से सब क्या जुड़ गए हैं, एक सिंगल विलेज हो गया है। तो जहाँ पे कोई नया इवेंट हो रहा है उसको हम लोग अपना रहे हैं। तो ये 6-7 जो है ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगह के लिए यूज़ किया गया था। तो 6-7 बोल देते थे, है ना, कुछ भी होता था तो 6-7 बोल दे रहे हैं। तो ये एक स्लैंग है, इंटरनेट स्लैंग बन गया था, तो इसी कारण इसको वर्ड ऑफ द ईयर बोला गया है। अगला, बिहार के कटिहार जिले के किस झील को वर्ष 2025 के अंत में भारत का 94वां रामसर स्थल और बिहार का पहला सामुदायिक संचालित आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? तो वेटलैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और हर जगह वेटलैंड खोजा जा रहा है। और वेटलैंड क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है, क्या होता है? आर्द्रभूमि, जहाँ पे क्या होता है कि पानी रहता है और स्थल उनके बीच में रहता है। तो यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, जीव जंतु ज़्यादा रहते हैं, जैव विविधता यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो बचाने के लिए अगर उस जगह को हम लोग कंजर्व करेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु को बचा सकते हैं। तो इसलिए जो रामसर स्थल, ठीक है ना, रामसर स्थल जो उसको डेजिग्नेट करके हम लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो 94वां बना है वो कौन सा बना है? कबर झील, गोगाबिल झील, कंवर झील, बरेला झील। तो जो जो 94वां बना है उसका नाम क्या है? गोगाबिल झील। तो गोगाबिल झील क्या छत्तीसगढ़ का कोई रामसर साइट में है आर्द्रभूमि? आपको पता होना चाहिए। क्या कोई है अभी तक 94 में? नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार वेटलैंड के लिए, आर्द्रभूमि के लिए एक वॉलेंटियर इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है और सर्च कर रहे हैं कि कौन सा जगह को हम लोग आर्द्रभूमि के में रामस्थल स्तर के रूप में इसको रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। अभी एक मुहिम चल रहा है, अभियान चल रहा है, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके एरिया के आसपास कहीं पे आर्द्रभूमि है तो उसका संरक्षण करना जिसको ज़रूरी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, भारत 1 से 15 नवंबर तक जनजाति गौरव वर्ष, जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा, पखवाड़ा का मतलब 15 दिन होता है ना, 2 सप्ताह, किस जनजाति नेता के गौरवशाली और वीरता के
150वीं वर्षगांठ के रूप में बना रहा है, किसके? बिरसा मुंडा। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए रानी गैडिंडो, ये भी बार बार मोदी जी उच्चारण करते रहते हैं। ये कहाँ से है? क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ से है ये? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के जो बहुत कम उम्र में 14 से लेके उम्र में स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए थे ये। कान्हू, सिद्धू और कान्हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी आपको पता रहना चाहिए। जो अभी हमारे द्रौपदी मुर्मू साहब हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो कौन से जनजाति के हैं? संथाल। विद्रोह में ये सिंधु और कान्हो का बहुत बड़ा योगदान था। अगला क्वेश्चन, किस देश को 2025 से 2029 की अवधि के लिए यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद में चुना गया है? किसको चुना गया है? बहरीन? नहीं, गलत है। कतर? गलत है। कुवैत? गलत है। ये क्या है? ओमान। ओमान को चुना गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नवंबर 2025 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? तो G7 किस देश में हुआ इस साल? तो कहाँ पे हुआ था? जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे। जनरली G7 कंट्रीज़ में जो इम्पोर्टेंट जो कंट्री है G7, जो इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, जो औद्योगिकरण हो चुके हैं, उसमें आपका क्या आएगा? कनाडा आएगा। ठीक है, कनाडा आएगा, फिर अमेरिका आएगा, उसके बाद ब्रिटेन आएगा, यूके, उसके बाद फ्रांस आएगा, उसके बाद आपका इटली आएगा। ठीक, उसके बाद कौन? जर्मनी आएगा। और एक कंट्री है जो औद्योगिकरण हो चुका है, ठीक है ना, जो कि एशिया को बिलोंग करता है। वो कंट्री कौन सा है? जो G7 का पार्ट है, तो कौन सा है वो? जापान। ठीक है ना, जापान भी एक है। ये एक एशियन कंट्री है। पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया इससे बाहर कर दिया गया, तो अब G7 हो गया है। तो 2025 में G7 की बैठक कहाँ पे हुआ था? नहीं, कनाडा पे हुआ था। जापान तो मैं बताया कि एक ही एशियन कंट्री है जो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। ठीक है ना, वो है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना जो क्षेत्रीय जल सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है? ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र के जो UN वाटर कन्वेंशन 2025 में एक कंट्री को बहुत इम्पोर्टेंट उपलब्धि मिली है, क्योंकि उसने अच्छा कंजर्वेशन दिया है। वो दक्षिण एशिया का शहर कौन सा है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल या श्रीलंका? तो जल कंजर्वेशन में किसको मिला है रिकॉग्निशन? बांग्लादेश। आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश न्यूज में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्र से रिलेटेड है। मिस्र में लगभग 15 बिलियन घन फीट गैस भंडार बढ़ाने वाली नए प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पे हुई है? तो जो नेचुरल गैस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है फ्यूचर में भी, ठीक है, क्योंकि आज जो है कोयला मतलब लकड़ी से खाना नहीं बनाता, किसके थ्रू खाना बना रहे हैं? गैस से। तो गैस इंपॉर्टेंट हो गया। इवन LPG से हम लोग क्या है ऑटो चलाते हैं। तो किसी कंट्री में अचानक बहुत बड़ा भंडार मिलता है तो क्या हो जाता है? उसके इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है, और जैसे उसके पास एनर्जी आ जाता है तो उसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। तो मिस्र में एक ऐसे जगह को में मिला है, उस जगह का नाम क्या है? सिनाई प्रायद्वीप? नहीं, सिनाई पेनिसुला नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग मिस्र को देखा जाए तो मिस्र कहाँ पे है? आपका मिस्र है अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और ये जो है उसका एक पार्ट इधर ऐसे रहेगा, तो बीच में क्या बनेगा? यहाँ पे स्वेज कैनाल है ना। ठीक है, और ये वाला पार्ट है, तो ये मिस्र है। और मिस्र में कौन सी नदी बहती है? नील नदी बहती है। ठीक है, तो इसका जो जो जगह है उसका नाम क्या है? बदर 15 क्षेत्र, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, वहाँ पे बहुत बड़ा गैस के भंडार मिला है। ठीक है, इसी कारण पूरा दुनिया भर में न्यूज़ था, और अचानक क्या है सेंटर में आ गया था। कौन? मिस्र। क्योंकि आप अगर सिक्योर हो जाएंगे, किसके थ्रू? खाने के लिए सिक्योर हो जाएंगे और ऊर्जा के लिए सिक्योर हो जाएंगे, तो फिर आप कोई दूसरा के ऊपर आप निर्भर नहीं कर सकते ना। जैसे कि हम लोग अभी
क्या नहीं हुए हैं, आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। स्पेशली किसके लिए, खाने तो है अपने पास, लेकिन ऊर्जा के लिए हम लोग बाहर से तेल मंगा रहे हैं। चलो, अमेजन वर्षावन को पुनर्स्थापित करने के लिए 2 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए किस बड़ी टेक कंपनी ने ब्राजीलिया स्टार्टअप मूवाक के साथ साझेदारी की है? तो कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो कार्बन सिक्वेंसेशन या फिर कार्बन का जो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कैप्चर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसमें ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते रहता है हर एक में। तो कौन सा कंपनी ने क्या यहाँ पे साझेदारी की है? और ब्राज़ील जो कहा जाता है, ब्राज़ील किसको बोलते हैं? दक्षिण अमेरिका का कंट्री है, और ब्राज़ील में जो अमेजन का एरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हो रहा है, तो जल रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जो कंपनी है, कौन? गूगल ने कहा है कि जो मैट्रिक टन जो उत्सर्जन के लिए संतुलित करने के लिए वो मोवका स्टार्टअप के साथ साझेदारी किया है। और अब वो लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, माँ के नाम पे पेड़ लगाते हैं, वैसे वन अगर कटा है तो वो लोग क्या करेंगे, अपने गूगल के कहीं पे भी वो पेड़ लगाएगा, और प्रोग्राम रहेगा बढ़िया, अमेजन के लिए कर रहे हैं बोल के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2025 में दूसरी विश्व सामाजिक विकास शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 कहाँ पे हुआ है हेल्ड? न्यूयॉर्क यूएसए, नहीं, गलत। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, गलत। नैरोबी केन्या, गलत। ये क्या हो जाएगा? दोहा कतर। अब क्या हो रहा है, ये भी आपके ऑप्शन में कई बार रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, या तो फिर यूएई में हो सकता है, या तो फिर दोहा में भी। दोहा में भी क्या होता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है ना, वर्ल्ड कप से लेके बहुत सारे सांस्कृतिक भी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2025 में कौन सा देश पूरी तरह नगद रहित राष्ट्र बन गया है? कैशलेस कंट्री, यानी कि कम्प्लीटली डिजिटल वहाँ पे भुगतान होता है, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। तो कौन सा कंट्री है पूरी तरह डिजिटलाइज हो गया है? नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क या स्वीडन? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन। और ये सब के सब कौन सा कंट्री है? कहाँ पे मिलेंगे आपको? कहाँ पे मिलेंगे? यूरोप पे, ठीक है। और ये नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं, है ना, यूरोप पे मिलेंगे ये सब, है ना। ऊपर में आप जाओगे तो आपको ये ऐसे करके नहीं दिखता है, ऐसे दिखता है। यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा ऐसे दिखेगा। तो नॉर्वे ऊपर में हो जाएगा, स्वीडन नीचे में हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपका छोटा सा यहाँ पे मिलता है वो डेनमार्क रहेगा। फिनलैंड थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो कंट्री है स्वीडन, स्वीडन को क्या मिला है? उन्होंने क्या कम्प्लीटली डिजिटल अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, कैशलेस। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को कोस्टा रिका को अपनी पहली फोर्टिफाइड राइस कर्नेल निर्यात के भेजकर वैश्विक पोषण लक्ष्यों को बढ़ावा दिया है? तो भारत के कौन से राज्य ने अपने फोर्टिफाइड राइस को दुनिया में भेजा है, और जो जो ग्लोबल न्यूट्रिशन जो गोल है उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदारी निभा रहा है? तो कौन सा राज्य है? पंजाब, नहीं है, ठीक है, जनरली राइस ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा राइस होता है, लेकिन नहीं भेजा है, ठीक है। महाराष्ट्र, नहीं है। वो कौन सा है? IGKV, हमारा छत्तीसगढ़ है ना। ये क्वेश्चन CGPSC में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो फोर्टिफाइड राइस है उसको यूज़ करके वहाँ पे अच्छा क्या बोलते हैं, उनका हेल्थ बढ़ा रहे हैं। और हम लोग ने क्योंकि एक बहुत अच्छा राइस का आविष्कार किया है, जिसमें इनबिल्ड उसमें क्या है, जिंक है, और जिंक के कारण ही बहुत जने को खांसी वासी जुकाम होते रहता है, या फिर जो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम लोग ने फोर्टिफाइड कर दिया। एक तो विटामिन ए फोर्टिफाइड किया है, उसमें जिंक किया है, और साथ में ये जो राइस जो बनाया है वो GI उसका वैल्यू कम है, मतलब जो जिसको शुगर वगैरह है वो भी खा सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग ने निर्यात कर रहे हैं। 2025 में किस देश ने विश्व का पहला पीढ़ीगत तंबाकू और धूम्रपान प्रतिबंध लगाया है, जिसका उद्देश्य तंबाकू मुक्त भविष्य बनाना है? तो कौन सा देश है जिसने क्या है कि जितना भी तंबाकू है, धूम्रपान है, उसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है?
तो कौन सा है? न्यूजीलैंड? नहीं, गलत। सिंगापुर? गलत। भूटान? गलत। ये कौन सा देश बन गया है? हमारा पड़ोसी देश। तो क्या है कि जनरली हमारे पड़ोसी देश कोई नंबर 1 आ जाता है ना, तो हमारे लिए एग्जाम का डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अपना पड़ोसी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम लोग प्रोग्रेस करते हैं तो पड़ोसी क्या कर रहा है देखते रहते हैं ना। तो बांग्लादेश जल संचय में कर दिया, मलेरिया में श्रीलंका कर दिया, और तंबाकू फ्री में कौन है? मालदीव कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज आते हैं, तो उसको हम लोग को सोच समझ के देख के याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन, 1924 में रविन्द्रनाथ टैगोर किस देश गए थे, जिन्होंने उनकी यात्रा की 100वीं वर्षगांठ पर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए चिन्हित किया है? तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, एक हम लोग उस देश के साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना, आना जाना के लिए। तो वो कौन सा देश है जो 100 साल पहले रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पे गए थे? वो कौन सा है? एक और पैटर्न में जो बोला था ना, करंट अफेयर में हम लोग को देखना है कि 100 साल पहले अगर कुछ हुआ है, 150 साल पहले कुछ हुआ है, 50 वर्ष पहले अगर कुछ हुआ है, तो ऐसा वाला चीज़ है वो हम लोग के साथ हिस्ट्री के साथ जोड़ के पूछ देता है। तो यहाँ पे जो कंट्री गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन सा कंट्री गए थे? जापान नहीं, कोरिया नहीं, वियतनाम नहीं, ये कहाँ गए थे? चीन गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? चीन के साथ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में, ठीक है ना, अभी नवंबर में ही 450 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलकर विश्व का सबसे तेज बुलेट ट्रेन कौन सा बना है और कहाँ का है? तो बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड अभी नया बनाया है, कौन सा देश ने बनाया है? शिंकानसेन? जापान? ये नहीं है। इसी से हम लोग का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं जापान की मदद से। कहाँ से? अहमदाबाद से मुंबई के बीच आएगी, ठीक है ना, जो 90 मिनट के अंदर हम लोग कवर अप करना चाह रहे हैं। फ्रांस के नहीं, ठीक है, फ्रांस। तीसरा, मैगलेव संघाई, ये भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन का जो बुलेट ट्रेन है उसने 450 किलोमीटर पर आवर का जो CR 450 जो है 450 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो गति से चल के ये फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, 2025 में भारत का सबसे बड़ा और विश्वसनीय सूरजमुखी तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना जिसने यूक्रेन को पछाड़ा है? ठीक है ना, हम लोग एक तो खाने वाला तेल भी सबसे ज़्यादा मंगवाते हैं, और एक जो जो पेट्रोल भी मंगाते हैं। खाने वाला तेल भी हम लोग कहाँ से? दूसरे देश से मंगाते हैं। तो जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वहाँ से हम लोग तेल मंगाते हैं जो खाते हैं। दूसरा, एक जो मस्टर्ड ऑयल है, सूरजमुखी का तेल है, वो हम लोग कहाँ से मंगाते थे, या फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे बेचते, कौन सा देश कंट्री निर्यात करता था? वो था यूक्रेन करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यूक्रेन के जगह हम लोग ने रशिया से लेना शुरू कर दिया है। जो यूक्रेन का जो जगह है जिसके लिए युद्ध हो रहा है, उसका एक सिग्निफिकेंट जगह इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन में क्या है कि जो उसका जो ज़मीन है बहुत ज़बरदस्त ज़मीन है, उसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यानी कि जो गेहूँ है, ठीक है ना, बहुत अच्छा से उगता है। और रशिया इतना बड़ा देश है, लेकिन उसके पास क्या चीज़ नहीं है? अच्छा, ज़मीन नहीं है। तो इसी कारण भी रशिया क्या करना चाहता है? उसको हथियाना चाहता है। और जहाँ पे बहुत सारा ज़मीन होगा वहाँ पे क्या हो सकता है? लोग भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हमारा गंगा तट है, गंगा तट में क्या है कि पानी भी ज़्यादा है, उपजाऊ ज़मीन है, लोगों के लिए खाने के लिए है, तो लोग भी ज़्यादा हैं। और रशिया का जो प्रॉब्लम एक है, क्या है कि उन लोग का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। जब पॉपुलेशन कम होते जाएगा तो लड़ाई करने के लिए कौन आएगा? तो वो क्या है कि रशिया कोई यूक्रेन का जो क्रीमिया पार्ट है उसको हथिया इसलिए रहा है। समझ गए? एक छोटा मोटा कारण नहीं है। उससे क्या है, उसको ज़मीन मिलेगा, लोग मिलेंगे, लड़ाई करने में आसान होगा, देश शक्तिशाली बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या है कि अभी रूस से हम लोग खरीदना शुरू कर दिए यूक्रेन को पछाड़ के। तो ये न्यूज़ में इसलिए चल रहा है। तो ये हम लोग को लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है उससे लेना देना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में डिजिटल वित्त में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में JPYC नामक विश्व का पहला येन पॉन्ड स्टेबल कॉइन किस देश ने लॉन्च किया? ठीक है, आजकल स्टेबल कॉइन बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी सुने? स्टेबल कॉइन, ठीक है ना, आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद धीरे धीरे पैसा का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको क्या मिलते जाएगा? पैसा मिलते जाएगा। एक तरह से पेंशन सिस्टम टाइप के, पहले इन्वेस्ट करो फिर धीरे धीरे मिलेगा आपको। तो स्टेबल कॉइन में भी बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो उस नाम में जो पहला जो येन पेग्ड स्टेबल कॉइन कौन सा देश ने लॉन्च किया है? अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले येन कहाँ का है पता है? जापान। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जापान। अब जापान का अर्थव्यवस्था क्या है? तीसरा लार्जेस्ट है, ठीक है ना। सुन वी आर गोइंग टू बी एंटर द थर्ड, मतलब ऐसे है ना, क्योंकि रियल टर्म में तो उनके पास है। अब उनके पास खूब ज़्यादा पैसा है। देखो सोचो, एक छोटा सा देश जिसके पास ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन लोगों ने मेहनत किया। और भारत जैसे देश से सोचो, हमारे बैलाडीला से 1960 में यहाँ से खनिज ले जा रहे हैं और स्टील हमको ही बना के बेच रहे हैं। तो ऐसे से बहुत पैसा कमाए। अब वो बहुत सारा जो पैसा है उसको क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत के लोग के भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एक स्टेबल कॉइन के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टेबल कॉइन अगर पूछा जाए तो क्या है? ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी टाइप का है, ठीक है ना, ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2025 में भारत के स्वर्ण भंडार पहली बार $100 बिलियन की महत्वपूर्ण सीमा पर पार किया है, ठीक है। तो अपना जो स्वर्ण भंडार है जो किसके कंट्रोल में रहता है? आरबीआई के। तो $100 बिलियन का हम लोग का स्वर्ण हो चुका है। क्यों हो गया? क्योंकि जाहिर सी बात है, सोना का भाव बहुत बढ़ गया है। तो पहले जितना सोना था, जितना केजी, उसका वैल्यू बढ़ गया है, ठीक। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? अब जब किसी देश का जो भंडार रहता है उसमें क्या रहता है? कुछ डॉलर रहता है, कुछ सोना रहता है, कुछ बॉन्ड रहता है। तो उस हिसाब से में जो सोना था, तो सोना का कितना परसेंट है हो गया है अभी? 14.7%। इतना क्या हो गया है? सोना हो चुका है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14.7। CGPSC में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि हम लोग का तो जो हम लोग जो डॉलर रखते हैं, तो डॉलर किसके फॉर्म में रखते हैं? SDR के फॉर्म में रखते हैं। क्या? SDR के फॉर्म में रखते हैं। और SDR कहाँ पे, कौन इसको निगरानी करता है? वो कौन संस्था करता है? IMF करता है ना। तो भारत का जो हिस्सेदारी कितना था एग्जैक्टली पूछा था, 2 पॉइंट कितना था, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली, और उस कितना आप सोना रखे, कितना आप जो विदेशी मुद्रा रखे हो IMF, उसके हिसाब से आपको क्या मिलता है? राइट्स मिलता है कि आप वोट दोगे तो कितना परसेंट वोट दोगे। तो उसके हिसाब से पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था मैनेज होता है। जब अर्थव्यवस्था पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे। तो यहाँ पे 14.7 हो गया। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने इंडिया QA लॉन्च किया है, जो भारतीय भाषाओं और संस्कृति संबंधों की AI समझ को मूल्यांकन करने वाला पहला भारत केंद्रीय AI बेंचमार्क बन गया है? अब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो क्या है? जनरेटिव AI, जिसको LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं। मतलब क्या है कि जो हम लोग ChatGPT में यूज़ करते हैं वो क्या है? एक LLM है। तो इंडिया QA नामक लॉन्च किया है एक कंपनी में। उस कंपनी का नाम क्या है? ओपन AI। जो ओपन AI ही कंपनी है जो ChatGPT भी लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ChatGPT भी ओपन AI ही है, ChatGPT लॉन्च किया है ना। तो वही कंपनी ने इंडिया के सांस्कृतिक और भाषाओं को, ठीक है ना, उसको जानने के लिए, एक्चुअली में हम लोग जितना भी कहानी सुनते हैं, ठीक है ना, वो भाषा के ऊपर है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का 2-3 ही तरीका है। या तो फिर आप डांस के प्रति कर सकते हो, पेंटिंग के तरीके कर सकते हो, और जो बताने का, अभी मैं जो बता रहा हूँ किसके थ्रू बता रहा हूँ आपको? ज्ञान को दूसरे जगह में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आप लोग मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ? भाषा के आधार पर ही कर रहा हूँ ना। तो भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए AI के लिए कौन सा इंडिया QA बनाया है? ओपन AI कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने थोरियम से यूरेनियम ईंधन में बदलाव करने वाले विश्व का पहला पिघला हुआ लवण रिएक्टर विकसित किया है, जो परमाणु ऊर्जा तकनीक के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है? तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने थोरियम से यूरेनियम बनाना सीख गया है और उसका यूज़ क्या करेगा? न्यूक्लियर पावर जनरेट करने में करेगा। ये तो हमको करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा थोरियम अपने पास है। हमारे जो तट कहाँ पे आपको मिल जाएंगे? जो केरला के तट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा थोरियम पड़ा है। उस थोरियम का यूज़ करके हम लोग यूरेनियम बनाएंगे हैं, और उसका न्यूक्लियर पावर बनाएंगे। तो हम लोग को क्या, वो क्लीन एनर्जी, जंगल नहीं काटना पड़ेगा। हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं, लेकिन हम लोग का भी जो 3 स्टेज प्रोग्राम चलता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको डॉक्टर भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ने दिया है। तीसरा स्टेज में हम लोग थोरियम से हम लोग पावर प्लांट जनरेट करेंगे, ये सोचे हैं, ठीक है। तो
लेकिन ये वाला जो काम है वो कौन कर दिया है, चीन कर दिया है। ठीक है, हम लोग को करना है। जबकि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी टेलीकॉम कंपनी ने भारत के युवाओं के उन्नत एआई तकनीक को सशक्त बनाने के लिए 35,000 मूल्य के 18 महीने की मुफ्त एआई गूगल एआई प्रो एक्सेस प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो कौन सा कंपनी ने एआई को युवा यूज़ करें उसके लिए ये समझौता किया है? एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन या बीएसएनएल? क्योंकि आज एआई का युग है। अगर एआई का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे हो। इवन जितना भी मैंने क्वेश्चन बनाया है सब एआई का यूज़ करके, ठीक है, जितना भी यहाँ पे जो आपको, तो एआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आपके वर्क में, आपकी पढ़ाई में, आपके प्रिपरेशन में। तो इस चीज़ को ध्यान में देखते हुए जो रिलायंस जो है, ठीक है, 15 से 25 वर्ष के बच्चे लोगों के लिए उसका जो प्रो मॉडल है उसको क्या कर दिया, फ्री में दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिलायंस जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत ने 2025 में अपना कौन सा विदेशी सैन्य अड्डा वापस ले लिया है जो उसकी सीमाओं के बाहर उसकी एकमात्र कार्यशील सैन्य उपस्थिति का अंत है? तो भारत का क्या था, एक सैन्य जो है अड्डा था जो कि बाहर भी था, भारत के बाउंड्री से बाहर था, लेकिन अब उसको हम लोग ने बंद कर दिया है, वो वापस रिटर्न आ रहे हैं। और क्योंकि हम इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, मिलिट्रिज्म पे बिलोंग नहीं करते, क्योंकि बुद्ध का ये ज़मीन है, ठीक है ना, अहिंसा हम लोग नहीं करते, हम लोग दूसरे के ऊपर पहली बार अटैक नहीं करते, ठीक है ना, भले ही हम लोग को बहुत सारे लोग ने अटैक किया गया है। तो कौन सा, डियागो गार्सिया, इसके बारे में पिछले करंट अफेयर में देखा था, ये नहीं। अल मींदाह एयरबेस यूएई, ये नहीं है। कैंप बॉर्ड स्टील कोसोवो नहीं है। एनी एयरबेस ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान में हमारा एक जो बेस था तो हम लोग बंद कर रहे हैं और दुनिया को सिग्नल दे रहे हैं क्या, हमको क्या पसंद है, शांति पसंद है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था? एक क्वेश्चन हमेशा डिफेंस से आएगा, वो भी एक्सरसाइज से आएगा। तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली भारत में हुआ था? नहीं। ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में हुआ था? नहीं। चेन्नई तमिलनाडु में नहीं हुआ था? ये क्या है? बेलगावी कर्नाटका में ये युद्ध अभ्यास किए थे भारत और श्रीलंका के सैन्य फोर्स। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश खबारोवस्कर, ठीक है ना, कौन सा देश खबारोवस्क परमाणु पनडुब्बी का अनावरण किया जो घातक पेसिडॉन डूम्सडे अंडर वाटर ड्रोन को ले जाने में सक्षम है? तो एक पनडुब्बी है, ठीक है ना, सबमरीन को लॉन्च किया है जिसका नाम है खबारोवस्क, जो अंडर वाटर जो ड्रोन को एक साथ ले जाने में सक्षम है। तो कौन सा देश हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रूस होगा। ऐसे आता है ना वर्ड, बुंदा वोस्क, ठीक है ना, तो वोस्क एस्क वाला, ठीक है, वो रशियन टाइप का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 भारत की सीमा के साथ संयुक्त सैन्य शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कहाँ आयोजित की जा रही है? कहाँ आयोजित की जा रही है? जम्मू एंड कश्मीर या फिर बेलगावी कर्नाटका, गुजरात या राजस्थान या पंजाब? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो आपको गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में हुआ था ये सैन्य अभ्यास, ठीक है ना, ताकि वो जो सर क्रीक वाला जो इशू हुआ था हम लोग देखे थे, वो हम लोग वहाँ पे बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आज फिर से इन लोग ने अटैक किया हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे, फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो है ना, ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसके बाद आज ही लगभग 2-3 घंटा पहले फिर से ब्लास्ट मार दिए। तो क्या है कि हम लोग को कॉन्स्टेंटली जो थ्रेट जो लगा हुआ है उसके लिए हम लोग कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, है ना, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है उस। अगला जो क्वेश्चन है, 2025 में 6वीं एशियन व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीतने वाले, जो एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप जो एशियन गेम्स का हुआ था, जीतने के बाद भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं?
एक नया ग्रैंड मास्टर बने हैं, 91st हो गए हैं, तो अचानक अभी लास्ट 2 साल से लगभग 20-30 जन ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी का भी चेहरा पूछ दें, है ना। वो कौन बन गया है? राहुल वीएस। विश्वनाथ आनंद तो पहले से बने थे, वो है नहीं। अभी कौन बना है? राहुल वीएस बना है। तो कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं। अगर 10-15 एक साथ आ जाएंगे तो किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये हमें पता रहना चाहिए। अगला 2025 में, 2025 बहुत सिग्निफिकेंट ईयर है स्पेशली स्पोर्ट्स के। तो स्पोर्ट्स से मेरे को लग रहा है कि एसएससी हो गया या जितना भी है, स्पोर्ट्स से डेफिनेटली क्वेश्चन 1 या 2 आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आते रहता है, लेकिन इस साल ज़्यादा चांसेस है 2 की जगह 4 भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे देश जो कभी जीतते नहीं थे वो लोग जीत रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि साउथ अफ्रीका नहीं जीतता था, वो भी जीत रहा है। ठीक? हम लोग देखो, जो महिला जो आईसीसी वर्ल्ड कप, भारत ने पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस टीम को हराया? तो हम लोग भी पहली बार जो महिला टीम है जीती है। ये तो देखेंगे तो हर समय ऑस्ट्रेलिया 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 जीत रही थी लास्ट 20-30 साल से, ठीक है। तो कौन से देश को हम लोग ने हराया है इसमें? दक्षिण अफ्रीका को हराया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने और विश्व का युवा रिकॉर्ड बनाने वाली उड़ीसा के 16 वर्षीय भरो 16 वर्षीय वेट लिफ्टर है ना, वेट लिफ्टर जो है ना, भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग कौन है, वेट लिफ्टर कौन है? तो मीराबाई चानू, वो तो पहले से है, हम इसको ओलंपिक में भी देखे हैं, तो यहाँ पे नहीं होगा, 16 साल के नहीं, ठीक है। कर्णम मल्लिकेश्वरी भी नहीं है, इसका नाम क्या है? प्रीति स्मिता भोई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नए नए प्रतिभा निकल के आ रही हैं। अगला 2025 में नानजिंग में आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है, कंपाउंड आर्चर कौन बनी? तो ये आर्चरी में भी हम लोग के जो नए खिलाड़ी जो सामने आ रहे हैं, कौन बनी है 2025 में? दीपिका कुमारी। नहीं, दीपिका कुमारी तो नंबर 1 आर्चरी है, भारत की है, ये पहले से है जीती है, लेकिन इस बार जो जीती है उसका नाम क्या है? ज्योति सुरेखा वेर्णम। तो मैं क्यों जानबूझ के गर्ल्स लोग का यहाँ पे लिख रहा हूँ? क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ है, क्या है कि जो महिला जो क्रिकेटर हो गया, महिला हॉकी, महिला क्या बोलते हैं तीरंदाजी, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, इसको डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। एसएससी का एग्ज़ाम हो गया या तो फिर कोई भी स्टेट सर्विस का, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जगह से आ रही हैं, ठीक है ना, और वो प्रदर्शन कर रही हैं भारत के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति सुरेखा वेर्णम। अगला क्वेश्चन, 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अलग अलग जानते हैं, जैसे कि हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन ही, मिथाली राज जो पहले जो फाउंडेशन रची, ठीक है ना, ये सबसे लंबा दिन तक खेली, इसके नेतृत्व में भले उन्होंने नहीं जीता, लेकिन वो दूसरे लोग के लिए फाउंडेशन बेस बनाया, रास्ता बनाया। और स्मृति मंदाना जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सैफ अली वर्मा हो जाएगा, इसको क्या है एम्बेसडर बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअली में चीज़ें को स्टार्ट करता है वो मुकीम तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके बिना संभव भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए, मिथाली राज को जैसे व्यक्तित्व को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जनवरी 2026 में 4 साल के कार्यकाल शुरू करते हुए यूएन टूरिज्म की मुख्य बनने वाली पहला महिला कौन बनी? जो भारत की जो पहला महिला कौन बनी यूएन टूरिज्म की? मैं बताया था कि यूनाइटेड नेशन की इतने बड़े बड़े संस्था हैं, लेकिन आज भी क्या हुआ है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व उस स्तर पे नहीं बन पाया है, एशिया के लोगों का नहीं बन पाया है। तो इस तरह से कोई अगर ऐसा न्यूज़ आता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाँ कोई बना है। तो उसका नाम क्या है? शेखा नसीर अल नवाइस, ठीक है ना। ये बन रही है यूएन के टूरिज्म के प्रमुख बन रही है ना, 4 साल के लिए इसका कार्यकाल होगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और 1 सदी में सबसे युवा महापौर कौन बने? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो अमेरिका में जैसे कि मुस्लिम के प्रति बहुत ज़्यादा हेटरेट है, उस जगह में जाके किसी को जीतना और वहाँ के मेयर बनना, ठीक है, बहुत बड़े मायने रखता है। तो वो कौन है? जोहरान मम्मादानी,
जोहरान महमदानी, ये क्या बन गए, सबसे युवा भी बन गए हैं और न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम गवर्नर बने हैं, महापौर बने हैं, वहाँ के मेयर बने हैं, ठीक है ना, मेयर बने हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, इंडिया में भी और बाहर में भी। इंडिया पाकिस्तान वाला होता है, इससे पहले वो पाकिस्तानी उठा था लेकिन उसने नहीं बना, लेकिन इंडियन उठा, ठीक है, इंडियन कल्चर के हिसाब से वो कैंपेन किया था और जीत भी गया, है ना। आप अच्छा काम करने का वादा दे सकते हैं और कर सकते हैं तो आप जीत भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है, 24 नवंबर 2025 को से शुरू होने वाली से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, ठीक है, 2025 में होने वाले हैं। भारत के जो नया मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवई साहब के ख़त्म होने के बाद कौन बनने वाले हैं, क्या नाम है उनका। न्यायमूर्ति गवई अभी थे जो रिटायर हो रहे हैं, तो नया कौन बनने वाले हैं, रंजन गोगोई पहले थे, क्यों, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, याद करके रखना। और कौन से नंबर, 53। व्यापम और एसएससी में क्या पूछ देता है, कौन से नंबर पूछ देता है, तो 53 याद रखना है, ठीक है, नाम याद रखना सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी। ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी, इंक्लूजन का बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हर एक जगह पे आपको दिख रहा है, कौन बनी है यहाँ पे, अक्के पद्मशाली, ठीक है, पद्मशाली, अक्के पद्मशाली ये बनी है जो सुप्रीम कोर्ट के जो गठित समिति है। हम लोग का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोला जा रहा है, इंक्लूजन, सबको, सबका साथ सबका विकास के चलते हर टाइप के लोग वहाँ पे मौजूद रहें, ताकि हर टाइप के लोगों का समस्या को हम लोग सुन सकें। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 के लिए जो फिक्की है, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल संस्था होती है, ठीक, अध्यक्ष निर्वाचित रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनके अध्यक्ष कौन बने हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल, नहीं, ठीक, राजीव बजाज नहीं बने हैं, वो कौन बने हैं, अनंत गोयनका, अनंत गोयनका बने हैं जो फिक्की के अध्यक्ष रहेंगे 1 साल के लिए, 2025-2026। बैंकिंग टाइप के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, बॉलीवुड की गायिका पलक मुखाल ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में कितने हृदय चिकित्सक संचालन के लिए धन जुटाने के लिए रिकॉर्ड बनाया है, कितने लोगों को उन्होंने क्या किया है कि हार्ट का सर्जरी कराया है, ठीक है, तो कितने लोगों का कराया है, इन्होंने एक गायक भी हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं, उनका नाम, उनका कितने लोगों को उन्होंने हृदय का सर्जरी करवाने में सहायता किया है, लगभग 3800 लोगों को, हाँ। तो हमको इम्पोर्टेंट है कि ये व्यक्तित्व कौन है, याद रखना है, पलक मुच्छल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। जल संरक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जल के आसपास क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है, जल संरक्षण पुराना पद्धति क्या है, ठीक है, जल के आसपास। तो इसमें जो जल राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है, तो सबसे अच्छा कौन सा स्टेट ने प्रदर्शन किया है, गुजरात नहीं, हरियाणा नहीं, तमिलनाडु नहीं, कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो बहुत सारे जो रीजन है जहाँ पे बहुत सारा क्या होता था, पहले अकाल पड़ता था, ठीक है ना, ड्रॉट हो जाता था। अन्ना हजारे को जानते हैं, अन्ना हजारे, ठीक है ना, वो भी उस क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने भी जल प्रबंधन का अच्छा एक मॉडल बनाया था और उसको पूरे स्टेट में लागू किए और अब प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है फसल के लिए भी और जीवन के लिए भी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने 2025 में 2708 करोड़ की दान के साथ हुरोन इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो फिलैंथ्रोपी यानी कि जो दान देते हैं उनका एक लिस्ट बनाता है हुरन, तो 2708 करोड़ किसने दान किया है, कौन से व्यक्तित्व हैं। जनरली है, अब हम लोग दान देने वाले का नाम आता है तो सबसे पहले अपना क्या आता है, अजीम प्रेम जी आते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा दान करते हैं। लेकिन इस बार जो सूची में जो नंबर 1 की है वो कौन है, शिव नादर, ठीक है ना, SCL ग्रुप सुने होंगे, है ना, उसके
चेयरपर्सन है शिव नाडर। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस में अग्रणी कार्य के लिए 2025 में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? तो युवा वैज्ञानिक किसको मिला है? ठीक, आप अच्छा इन्वेंशन करते हैं या फिर कुछ ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिसके देश का कोई भी सेक्टर अच्छे से मतलब उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, तो उसके लिए यदि पुरस्कार दिया जाता है तो किसको मिला है ये? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन, इनको मिला है। तो यंग साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम, क्योंकि यूनेस्को से रिलेटेड है ना। तो भारत के किस शहर को 2025 में उसकी शाही या फिर व्यंजन के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है? ठीक है ना, गैस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? जहाँ पे अलग अलग व्यंजन रहते हैं, ठीक है ना, गैस्ट्रोनॉमी वहाँ के लिए जो प्रसिद्ध है। तो कौन सा सूची को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है? कौन सा स्टेट, ये कौन सा सिटी को? हैदराबाद, ये तो पहले ही रिकॉग्नाइज़ कर दिया था। जयपुर को हम लोग ने पिंक सिटी, ठीक है ना, लिटरेचर के लिए। कोलकाता नहीं, इस बार जो 2025 में किसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है? लखनऊ को। लखनऊ को रिकॉग्नाइज़ किया गया है किसके लिए? गैस्ट्रोनॉमी के लिए। वहाँ पे अलग अलग व्यंजन हैं, ठीक है ना, लोग आते हैं खाते हैं, ठीक है, उसका रिकॉग्नाइजेशन कौन कर रहा है? यूनेस्को कर रहा है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। इस तरह से हम लोग ने कोशिश किया कि 2025 का जो नवंबर का पहले हाफ में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा उसको हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया है। इसको आप अच्छे से देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।